हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ये पासपोर्ट बोर्डिंग टिकट और सामने है मनी एक्सचेंज। आज मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट दक्ष दीक्षित फ्रॉम मुरादाबाद। आज हमारे ब्लॉग की स्टार्ट हो रहा है सीधे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। आज हमारा जो ब्लॉग हो रहा है वो हो रहा है एक इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, जो कि है दुबई। अगर आप भी फर्स्ट टाइम दुबई का प्लान बना रहे हैं तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि अभी जस्ट राइट नाउ मुझे पता चला है कि दुबई वीज़े के लिए कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। अगर आपने उन रूलों को फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आपको जानना है कि वो रूल्स कौन से हैं तो मेरी वीडियो पूरी देखना। सामने है लिकर पॉइंट। भाई ये नशे ना मेरे को बहुत ही सस्ते लगते हैं। अगर नशा करना है ना लाइफ में तो एक ऊंचे लेवल के नशे करो, सक्सेस के नशे करो। क्योंकि देखो नशे दो टाइप के होते हैं। एक नशा वो जो ये है जो आपको कहीं और लेके चला जाएगा, और एक नशा वो जो जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ सक्सेस की, वो आपको कहीं और लेके चले जाएगा। तो ये डिसाइड आपको करना है कि लाइफ में आपको कौन सा नशा चूज़ करना है। फाइनली अब मैं निकल पड़ा हूँ अपने गेट नंबर 16 पे, जो कि है थोड़ी सी दूर, लेकिन मॉर्निंग वॉक करते करते मैं गेट नंबर 16 पे पहुँच ही जाऊँगा। जो बंदा फर्स्ट टाइम अपनी इंटरनेशनल ट्रिप पे आना चाहता है तो भाई कोशिश करना कि अपनी बोर्डिंग टाइम से 3 या 4 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंच जाओ, क्योंकि अगर फ़्लाइट मिस हो गई ना डेफिनेटली आपका वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो कि यार आप अपना आप को ही रिग्रेट करोगे। क्योंकि एक बार जब फ़्लाइट मिस हो जाती है तो यार जो ये एयर कंपनी वाले हैं ना वो आपको रिफ़ंड भी नहीं करेंगे और आपको टिकट भी नहीं देंगे। तो इससे बेटर है कि आप कभी भी जब आपकी फ़्लाइट हो तो 3 घंटे या 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आ जाओ। क्योंकि मैं अपनी लाइफ की 2 फ़्लाइट मिस कर चुका हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है जब आपकी फ़्लाइट रनवे पे हो और आप एयरपोर्ट पे हो। अच्छा, वैसे किस किस की फ़्लाइट कभी लाइफ में मिस हुई हो? अगर मिस हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फाइनली बोर्डिंग टाइम। अच्छा, लंबा आराम करने के बाद हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। अगर आप फ़र्स्ट टाइम किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हो तो भाई अपना ये बोर्डिंग पास और ये पासपोर्ट बाहर ही निकाल लो, क्योंकि फ़्लाइट के गेट पे ही आपको ये चेक होगा, स्कैन होगा। इसके बिना स्कैन किए आपको एंट्री नहीं मिलेगी फ़्लाइट के अंदर। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार स्कैन तो हो गया है बोर्डिंग पास, तो चलो सीट पे ही छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा कभी मत करना गाइस। अपना बोर्डिंग पास और पासपोर्ट संभाल के रखना, क्योंकि इसी से एंट्री होगी और इसी से एयरपोर्ट्स की एग्ज़िट होगी। यानी कि अगर आपके पास बोर्डिंग पास नहीं हुआ तो आप एयरपोर्ट के बाहर भी नहीं जा सकते। गाइस, हमारी फ़्लाइट में कुछ केस हो चुका है, यानी कुछ इंसिडेंट होने वाला है। पता नहीं हो चुका है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता पूरा इंसिडेंट हुआ क्या है। बाद में आगे चल के बताऊंगा। लेकिन यार ये अंकल जो है ना थोड़े से बदतमीज़ मन तो कर रहा है कि यार इनको कुछ सुना ही हो। इनको तमीज़ ही नहीं है कि यार लेडीज़ से कैसे बात करते
आपको भी विंडो सीट चाहिए लेकिन आपको चार्ज पे नहीं करना, कोई बात नहीं यार, मैं बिना चार्ज पे किए हुए आपको ये विंडो सीट दिला सकता हूँ। कैसे? वो ऐसे, देखो, जब भी हम कभी टिकट बुक करते हैं किसी भी फ़्लाइट का, तो उसमें टिकट तो बुक हो जाता है, लेकिन जो विंडो सीट होती है ना, उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, 500 to 600, 400 to 500 समथिंग एल्स। तो अगर आपको पे नहीं करना, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको विंडो सीट फ्री में कैसे मिलेगी। सपोज़ करो कि आपकी फ़्लाइट का टाइम ड्यूरेशन है 4 घंटे, यानी कि 4 बजे की फ़्लाइट है, तो 1 बजे एयरपोर्ट पे आ जाओ, और जो आपकी एयरलाइंस कंपनी है उनको रिक्वेस्ट करो कि यार मेरे को तो विंडो सीट चाहिए। या वेब चेकिंग के बाद भी वेब चेकिंग से भी आप अपनी विंडो सीट को क्या कहते हैं, बुक कर सकते हैं, बहुत ईज़िली है। मैं हमेशा अपनी हर फ्लाइट में ऐसा ही करता हूँ, बचा ना बचा आपका टाइम। और ये जो मेरी दुबई की फ़्लाइट है ना, ये मुझे सिर्फ अराउंड 16,000 रुपीज़ पड़ी। कैसे पड़ी, आने वाली क्लिप्स में ज़रूर बताऊँगा। तो गाइस, हमारे फ्लाइट में हो गया थोड़ा सा एक पंगा ये था कि जो सामने पिछली वाली क्लिप देखी थी ना आपने, जो एरोस्टेट के साथ जो अंकल आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, तो वो आर्ग्यूमेंट इस बात पे हो रहा था कि अंकल को आ रही थी वॉशरूम, यानी कि उनको जाना था टॉयलेट, लेकिन जो क्रू मेंबर था वो उनको जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि टेक ऑफ के पहले आप टॉयलेट यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अंकल थोड़े से एरोगेंट थे, उन्होंने क्रू मेंबर के साथ थोड़ा सा बदतमीज़ी कर ली, मिसबिहेव के कारण थोड़ा सा पंगा हो गया, और जो सेकंड वाली एरोस्टेट थी वो संभालने आ गई। ठीक है यार, लेडीज़ हैं, थोड़ा सा उनको भी समझना चाहिए, भले ही तुम सीनियर सिटीजन हो, लेकिन आपको भी सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। देखो, वो भी अपनी ड्यूटी कर रही हैं, और वो भी आप लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल है जब तक आप इस फ्लाइट में हो। आपने टिकट खरीद रखा है, उन लोगों को नहीं खरीद रखा, तो उनकी जितनी सर्विस है वो अपने 100% दे रही हैं। कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। भाई, हमारी फ़्लाइट में ना एक टीवी एक्टर भी बैठा हुआ था आगे की सीट पे, लेकिन उसने सारा मैटर देखा, लेकिन उसने 2 मिनट में उस सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। अगर वो चाहता तो यार वो उठ के आके पूरे मैटर को शांत कर सकता था, लेकिन उसने किसी भी केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। उसने जो हो रहा था होने दिया, और जो चल रहा था वो चलने दिया। ये देख के मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आया कि यार वैसे तो टीवी पे इतना बन के दिखाते हैं ये लोग, लेकिन सब कुछ डबल फेस होते हैं, कोई भी किसी के मैटर में नहीं पढ़ना चाहता। और इन अंकल को देख के तो इतना गुस्सा आ रहा था कि यार, जब आप किसी बाहर की लेडीज़ को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, तुम अपने घर की लेडीज़ को कैसे रेस्पेक्ट करते होगे यार। ऐसे इंसानों के लिए ना एक बड़ा कानून बनना चाहिए, और इनको हाथों हाथ ही सज़ा होनी चाहिए, डेफिनेटली सज़ा होनी चाहिए। और मेरा मन तो ये कर रहा था कि यार इस अंकल को ना बाहर जाके इस प्लेन में से फेंक दूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था ना, मेरे हाथ बंधे हुए थे, मुझे तो वही जाना था, और इतना बड़ा केस हो जाता तो फिर मैं तो डिपोर्ट हो जाता वहाँ से। लेकिन यार, इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ा सा, ऐसा हर किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इंसान ना सामने वाले की वैल्यू समझता नहीं है आजकल। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं यार, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें ना पैसेंजर बहुत ईज़िली ये जो एरोस्टेज होती हैं इनको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। इतना सारा मैटर होने के बाद भी ना भाई, उस एरोस्टेज का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरा, यानी कि उसको फील तो हुआ होगा कि यार इंसान ने क्या कर दिया। कोई बात नहीं, उसकी सज़ा उसको आगे नेक्स्ट टाइम या फिर कभी ना कभी फ्यूचर में ज़रूर मिलेगी। अभी पंगा होते होते भैया 1 घंटा हो गया था, फिर मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख, तो हमने मंगाए थे ये MTR के रेडी टू ईट वाटर्स पोहा, और इसमें थोड़ा सा भी टेस्ट बिल्कुल भी नज़र आया। तो थोड़ी देर बाद हमने मंगाया अपना लंच, और जो सामने देखो विंडो के मेरे ना एक छोटी सी फ़्लाइट दिख रही है, यानी कि मेरी फ़्लाइट से थोड़ी सी 10-15 किलोमीटर दूर होगी, जो नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो टेक ऑफ करने की कोशिश कर रही है।
हो सकता है कि भाई वो भी दुबई जा रही हो। लेकिन लोग कहते हैं ना कि हम की सारी जो ट्रैफ़िक होता है वो सारा नीचे होता है ग्राउंड एरिया में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। सबसे ज़्यादा एयर ट्रैफिक जो होता है वो एयर ऊपर होता है, आसमान में, स्काई में। तो हमारे आगे भी फ़्लाइट चल रही है, नीचे भी फ़्लाइट चल रही है, ऊपर भी फ़्लाइट चल रही है, हर जगह फ़्लाइट ही फ़्लाइट चल रही है, क्योंकि इंटरनेशनल जो फ़्लाइट्स होती है ना वो हर एक 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आगे पीछे चलती रहती है। मैं क्या कोशिश करूँगा कि यार वो फ़्लाइट जो चल रही है मैं आपको दिखा सकूँ, लेकिन इस कैमरे में आ ही नहीं रहा है यार। ये आईफ़ोन सच में बिल्कुल बेकार होते हैं। सीरियसली कभी कभी जब मूड होता है कि काम आ जाए तो तब तो काम आते नहीं है, नहीं तो फिर अरे आ गया। देखो सामने वो छोटी सी फ़्लाइट दिख रही है, वो छोटी फ़्लाइट नहीं है भाई, बहुत बड़ी फ़्लाइट है। मुझे लग रही है कैमरे में, लेकिन मुझे यहाँ से इतनी दूर लग रही है, इतनी बड़ी लग रही है, तो सीरियसली इस फ़्लाइट से तो ज़्यादा ही फ़्लाइट बड़ी होगी। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता यार, जाना उस फ़्लाइट को भी है, जाना इस फ़्लाइट को भी है। थोड़ी देर बाद मेरे को सोने का मन कर रहा है, थोड़ा सा सो ही जाते हैं यार। दिखी ना आपको फ़्लाइट? थोड़ा सा आँख लगी थी यार, और अनाउंसमेंट हो गया कि हम दुबई पहुंचने वाले हैं। तो जैसे ही मैंने बाहर देखा तो मैंने देखा रहा है हम तो दुबई पहुंचने वाले हैं। वो सामने जो है वो क्रिकेट स्टेडियम है जो दुबई का है, जो यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था। दुबई का नज़ारा जो होता है वो दिन में बहुत ईज़िली, मतलब ऐसे ही लगता है कि आप दिल्ली में उड़ रहे हो या फिर बॉम्बे में उड़ रहे हो, इसमें कुछ भी अंतर नहीं होता, कोई भी डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जब रात में ये व्यू आप फ्लाइट से देखते हो ना तो आपको लगता है कि यार सच में हम तो दुबई आ गए, गल्फ़ कंट्री आ गए। वो नज़ारा अलग ही होता है। अभी हम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थोड़ी सी ऊपर उड़ रहे हैं और अभी हमारा फ़्लाइट लैंड होने वाला है दुबई के एयरपोर्ट पर। वेलकम टू दुबई, देखो सामने लिखा है वेलकम टू दुबई। अब हम अपने दुबई एयरपोर्ट पे लैंड होने वाले हैं। आई होप कि यार जो ये लैंडिंग है ना थोड़ी सी स्मूथ हो, क्योंकि टेक ऑफ भी बहुत स्मूथ था इस फ्लाइट का, और लैंडिंग भी आई होप कि बहुत ज़्यादा स्मूथ हो। 1 2 3 4। फाइनली भाई हम फ़्लाइट से बाहर निकल गए हैं और लैंडिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ थी। सामने खड़ा है एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट। जब भी कभी दुबई से आप टिकट बुक कराएंगे सबसे पहले आपको एयर इंडिया का ही टिकट रिकमेंड करेगी वेबसाइट। लेकिन यार इसका एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा होता है। ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी थार गाड़ी में बैठे हो और ऑफ राइडिंग हो रहा है। ये प्लेन बहुत ज़्यादा सही था और टाइम इसने भी ज़्यादा नहीं लगाया, बस 2.5 घंटे में हम एयरपोर्ट पहुँच गए, यानी कि दुबई के एयरपोर्ट पहुँच गए। अब गाइस अब आते हैं मेन पॉइंट पे। दुबई गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स अपडेट किए हैं जिससे कि कुछ लोग वहाँ पर इलीगली जा रहे थे, रिटर्न टिकट नहीं करा रहे थे और लेबरगिरी कर रहे थे, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन अब जो न्यू रूल्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपका टाइम और जर्नी सेफ़ हो जाएगी। 60-70 हज़ार रुपये बैंक में होने चाहिए, एक होटल का प्रूफ होना चाहिए कि आप कहाँ पर स्टे कर रहे हैं, 6 महीने तक का जो वैलिड है वो पासपोर्ट होना चाहिए, और कुछ क्रेडिट कार्ड होने चाहिए जिससे कि आप इजीली घर पहुंच जाओ वापस। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, लेबरगिरी करते हैं, रिटर्न टिकट नहीं कराते, यहीं पर फंस जाते हैं, जिससे कि यहाँ की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप दुबई जा रहे हैं तो आपके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे होने चाहिए, तब आपको टिकट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको एयरपोर्ट से ही भगा दिया जाएगा। बाय बाय।
होटल की जो कार थी वो तो हमें मिली नहीं, क्योंकि उसने फ़ोन मिलाया होगा तो यहाँ पे हमारा फ़ोन चल नहीं रहा। तो हमने ये जो प्राइवेट टैक्सी थी एयरपोर्ट से निकलने के बाद हमने इसको ही हायर कर लिया और अपने होटल की लोकेशन इनको दे दी। ये बोले कुछ नहीं बात, 15-20 मिनट में हम आपको होटल छोड़ देंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये आपको बता देता हूँ, अगर आप भी कोई प्राइवेट टैक्सी कर रहे हो एयरपोर्ट के बाहर से तो आप घबराना मत यार, क्योंकि इनका जो मीटर है वो 15 दिरहम से स्टार्ट होता है। नॉर्मली आप कहीं पे भी चले जाओ तो आपका 5 दिरहम से स्टार्ट होगा, लेकिन एयरपोर्ट से ही आपका 15 दिरहम से स्टार्ट होगा। लास्ट टाइम में जब आया था तो ऐसे रूल्स नहीं थे, लेकिन भैया से मेरी थोड़ी सी बहस हुई तो भैया ने बताया भैया देखो यहाँ पर टैक्सेस बढ़ चुके हैं तो यहाँ पर कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, आपको आने में भी कुछ दिक्कत हुई होगी, आपके रूल्स पूछे गए होंगे, कुछ नियम्स हैं जो दुबई हर साल अपडेट करती है, क्योंकि ये सेफेस्ट कंट्री है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, हो सकता है कि भाई सही कह रहा हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पे एयरपोर्ट से जब टैक्सी की थी तो उनका मीटर सिर्फ 5 या 8 दिरहम से स्टार्ट हुआ था। अगर आपको भी टैक्सी ईज़िली करनी है तो आप बाय ऐप से भी कर सकते हो। यहाँ पर एक करीम ऐप है और ऊबर ऐप है। करीम ऐप थोड़ी सी चीप पड़ती है, लेकिन ऊबर जो है वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। और मेरी मानो तो यार अगर आप ये टैक्सी को अवॉइड करोगे यहाँ पर दुबई में तो आप अच्छे खासे पैसे सेव कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे 1000 या 1500 दिरहम तो आपके टैक्सी में ही लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ की जो गर्मी है ना आपको मजबूर कर देगी, आपको टैक्सी लेने ही पड़ेगी। तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं अपने होटल में जाके थोड़ा सा करेंगे रेस्ट, और बाकी जो चीज़ें होंगी मैं आपको अपडेट कर दूँगा। अगर वीडियो मेरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना तो कमेंट करके लाइक करना यार थोड़ा सा, और थोड़े अपने कमेंट करके बता देना कि यार आपको क्या क्या अपडेट चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये है मेरा होटल और ये है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय, टाटा, सी यू। टीवी भी चलाओगे क्या? अरे भाई कहाँ से है? आई थिंक कुछ नहीं है ऐसे।